मालिक आप ये क्या कर रहे हैं? मुझे बहुत दर्द हो रहा है। मैं बोलती रही पर वो रुके नहीं और लगातार। फिर उस दिन काम करते वक्त मेरे साथ जो हुआ। हेलो दोस्तों, मेरा नाम स्नेहा है। उम्र अभी 24 साल। मायके की मजबूरियों और पति की बेरुखी ने मुझे एक ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया था जहाँ जीने के लिए काम करना जरूरी था और सहना आदत बन चुकी थी। आप मेड हो? पहली बार सामने से आवाज आई थी, नीची, धीमी और थोड़ी भारी। मैंने ऊपर देखा। सामने एक लंबे कद का पुरुष खड़ा था। साफ सुथरे कपड़े, हल्की दाढ़ी और आंखें। वो आंखें जैसे सीधे भीतर झांक रही थी। जी, मेरा नाम स्नेहा है, काम वाली हूँ। पिंकी दीदी ने भेजा था। उसने कुछ पल मुझे देखा, फिर बस इतना कहा, ठीक है, माँ की तबीयत खराब है, बाकी सब तुमसे सीमा समझा देगी। मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन वो पल जब उसने पहली बार मेरी तरफ देखा, वो नजर अब तक पीछा करती है। अगले दिन सुबह जब मैं झाड़ू पोंछा कर रही थी, तब अचानक किसी की आहट से मैं चौंकी। पलटी तो देखा, वही खड़ा था, श्री प्रकाश, घर का मालिक। इतनी सुबह काम शुरू कर देती हो? मैंने सिर झुका लिया। जी, आदत है। तुम्हारी चूड़ियों की आवाज माँ को पसंद है। उन्हें लगता है जैसे घर में कोई औरत है। मैं थोड़ी हंसी, थोड़ी हैरानी से उसकी ओर देख रही थी और फिर उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा, तुम्हारा काम अच्छा है। ये छोटा सा वाक्य मेरे लिए तारीफ नहीं, बल्कि एक एहसास था कि मेरी मौजूदगी देखी जा रही थी। धीरे धीरे बढ़ता एहसास, या कोई गलतफहमी? अगले कुछ हफ्तों में वो बातें करने लगा, छोटी छोटी लेकिन ठहराव लिए हुए। तुम्हारी आंखें थकी हुई लगती है, उसने एक बार कहा था जब मैं रात में बर्तन धो रही थी। काम है साहब, थकान तो होगी ही। साहब मत कहा करो, नाम से बुला सकती हो, प्रकाश। मैं चुप रही, लेकिन दिल में एक झटका सा लगा। एक दिन की बात है, माँ की तबीयत अचानक ज्यादा बिगड़ गई थी। डॉक्टर को बुलाना पड़ा। मैं वही थी, पास बैठी थी। माँ का माथा सहला रही थी। जब डॉक्टर चला गया, तब प्रकाश वही खड़ा था, दरवाजे की ओट में, चुपचाप। मैंने पूछा, सब ठीक हो जाएगा ना? उसने सिर हिलाया और धीरे से बोला, तुम्हें देखता हूँ माँ के पास तो लगता है जैसे घर में कोई है जो सच में अपना है। मैं सिर्फ मेड हूँ। मैंने कहा, शब्दों से रिश्ते नहीं बनते। उसने कहा, कभी कभी नजरों की खामोशी भी काफी होती है। उसके इन शब्दों ने कुछ देर के लिए मुझे रोका, फिर मेरी नजरें खुद ब खुद झुक गईं। एक शाम मैं माँ का कमरा साफ कर रही थी। उन्होंने नींद की दवा ले ली थी और सो रही थी। खिड़की खुली थी, बाहर अंधेरा घिर चुका था। मैं पर्दे ठीक कर रही थी, तभी मुझे एहसास हुआ कि कोई देख रहा है। मैंने मुड़कर देखा, ऊपर की बालकनी में खड़ा था प्रकाश। उसकी निगाहें सीधी मेरी ओर थीं, तेज नहीं, टिकी हुई। मुझे शर्म नहीं आई, डर नहीं लगा, बस एक अजीब सी सिहरन हुई जो सर से पांव तक उतर गई। मैंने खुद से कहा, ये गलत है स्नेहा, तू यहाँ सिर्फ काम के लिए है। लेकिन मन, वो कब मानता है? उस शाम के बाद से कुछ बदल गया था। घर वही था, काम वही, समय वही, पर हर सुबह जब मैं रसोई में आती तो लगता जैसे किसी की नजर पहले से मेरा इंतजार कर रही हो। प्रकाश अब पहले जैसा चुप नहीं रहता। कभी चाय का कप खुद लेकर खड़ा हो जाता, तो कभी किसी बहाने से रसोई में आकर पूछ बैठता, आज खाने में क्या बना रही हो? मैं जवाब देती, सिर झुकाकर, पर दिल में कहीं कुछ हल्का सा हिल जाता। एक बार उसने धीरे से कहा था, तुम्हारे हाथ की सब्जी में घर की खुशबू होती है। माँ कहती है, तुम हो तो अब घर में सांसें चलती है। मैंने हंसने की कोशिश की, पर होंठ कांप गए थे। तुम किसी दिन यूं ही मुस्कुराओ, जैसे दर्द कभी छुआ ही न हो। ये बात उसने उस दिन कही, जब मैं माँ की दवाई लेकर उसके कमरे में गई थी और माँ सो रही थी। मैं चुपचाप कुर्सी पर बैठी रही। वो पास आकर खिड़की के पास खड़ा हो गया। बाहर हल्की बारिश हो रही थी। तुम बारिश में भी नहीं भीगती?
उसने बिना मेरी तरफ देखे पूछा। नहीं साहब, सर्दी लग जाती है। तुम्हें लगता है तुम किसी चीज के लायक नहीं हो? मैं चौंकी। सवाल सीधा था पर आवाज बहुत धीमी। मैं सिर्फ मेड हूँ, मैंने फिर दोहराया। वो हंस पड़ा, लेकिन उसकी हंसी में दर्द था। ये सिर्फ शब्द किसी का सबसे बड़ा अपमान है। कभी खुद के लिए मत कहा करो। एक रात माँ की तबीयत अचानक बिगड़ गई। डॉक्टर बुलाया गया। मैं और प्रकाश दोनों रात भर उनके पास बैठे रहे। सुबह जब थोड़ी राहत मिली तो प्रकाश बाहर बालकनी में बैठा था। मैं चुपचाप चाय का कप लेकर उसके पास गई। थक गए होंगे, मैंने कहा। उसने कप लिया और मेरी ओर देखा, एक लंबी ठहरी हुई नजर। थक गया हूँ, पर तुमसे नहीं। मैं कुछ नहीं बोली, पर वो खामोशी बहुत कुछ बोल गई थी। एक दिन सुबह जब माँ को खाना देकर मैं नीचे आई तो सीढ़ियों पर मेरा पाँव फिसल गया। मैंने दीवार पकड़ने की कोशिश की, पर नीचे गिर ही जाती अगर पीछे से उसने मुझे थाम न लिया होता। उसका हाथ मेरी कमर पर था और मेरा सिर उसके कंधे पर टिक गया था। कुछ पल के लिए कोई शब्द नहीं बोले गए, कोई हरकत नहीं हुई, पर वो एक पल जैसे कई जन्मों की दूरी को मिटा गया। मैं झट से अलग हो गई। माफ कीजिए, मैंने कहा। उसने बस इतना कहा। कभी कभी गिरने से बच जाना भी गिर जाने जैसा होता है। उस रात मैं अपने कमरे में लेटी थी। नींद आंखों से कोसों दूर थी। माँ के कमरे से हल्की रोशनी आ रही थी। बाहर कहीं से धीमी हवा चल रही थी, पर मन के भीतर कुछ और ही तूफान था। फोन की स्क्रीन जली। प्रकाश का मैसेज था। क्या तुम सोचती हो कि मैं तुम्हें गलत देख रहा हूँ? मैंने कुछ पल बाद टाइप किया। मैं खुद को ही ठीक से नहीं देख पाई। आप क्या देख रहे हैं, ये कैसे समझूं? थोड़ी देर बाद जवाब आया। मैं तुम्हें नहीं देख रहा, मैं उस अकेलेपन को देख रहा हूँ जो तुम्हारी मुस्कुराहट में छुपा है। अगली सुबह मैं जैसे तैसे काम में लगी थी, पर मन वही अटका था, उस एक मैसेज पर। प्रकाश आज पूरे दिन कुछ नहीं बोला। माँ को समय पर दवा दी, कुछ कागजात देखे, फिर चुपचाप अपने कमरे में चला गया। मैंने दोपहर में उसके कमरे के पास से गुजरते हुए खुद को रोक लिया। दरवाजा खुला था। वो खिड़की के पास बैठा था, हाथ में एक पुराना फोटो एल्बम। कभी कभी पुरानी चीजों में नए जवाब मिल जाते हैं, उसने बिना देखे कहा। मैं कुछ पल दरवाजे पर खड़ी रही, फिर पूछा, आप ढूंढ क्या रहे हैं? खुद को, उसने धीमे से कहा। शाम को माँ ने अचानक कहा, स्नेहा, तू इस घर की बहू नहीं है, पर जो अपनापन तूने दिया है वो आजकल की बेटियां भी नहीं देती। मैं बस मुस्कुरा दी, पर माँ की अगली बात ने मुझे अंदर तक हिला दिया। प्रकाश के चेहरे पर अब एक ठहराव आने लगा है। पहले वो खोया खोया सा रहता था, अब वो कुछ तलाश नहीं करता। शायद उसे वो मिल गया है जिसकी उसे जरूरत थी। मैंने उनकी आंखों में देखा। क्या उन्हें कुछ आभास था, या शायद एक माँ दिल से सब जान जाती है। रात को जब मैं बालकनी में बैठी थी, वो वही आकर खड़ा हो गया। कुछ देर हम दोनों चुप रहे। तुम अब मुझसे कतराने लगी हो, उसने कहा। नहीं, मैं बस अपने दायरे में रहना चाहती हूँ। दायरे सिर्फ तब तक होते हैं जब तक कोई उन्हें तोड़े नहीं, या उन्हें महसूस न करवा दे कि वो सिर्फ रेखाएं हैं, दीवारें नहीं। मैंने उसकी तरफ देखा। आंखें गहरी थीं, लेकिन भटकती नहीं थीं। वो मुझे देख रहा था, वैसा नहीं जैसा मर्द किसी औरत को देखता है, बल्कि जैसे कोई इंसान किसी टूटे हुए इंसान को पढ़ता है। अगर मैं तुम्हारा मालिक न होता, उसने कहा, तो क्या तब भी तुम मुझसे ऐसे ही बचती? मैंने कोई जवाब नहीं दिया। या फिर अगर तुम मेरी बीवी होती? मैंने तेजी से उसकी ओर देखा। वो वही खड़ा था, जैसे कोई दीवारों से टकरा रहा हो। आपसे ये उम्मीद नहीं थी, मैंने धीरे से कहा। मुझसे या खुद से? उसने पूछा। मैं वापस मुड़ गई। दिल की धड़कनें बहुत तेज थी। उस रात मेरे तकिए के नीचे एक छोटा सा लिफाफा मिला। शायद माँ ने दिया था, शायद नौकर ने रखा था। अंदर एक कागज था। मैं नहीं चाहता था कि तुम्हें कभी ऐसा कुछ महसूस हो जो तुम्हारी आत्मा को चोट दे।
पर तुम्हारे होने से मेरी तन्हाई को एक नाम मिला है, साथ। मैं कुछ नहीं चाहता तुमसे, बस ये चाहता हूँ कि तुम ये जानो, तुम्हारा होना ही मेरे जीने की सबसे बड़ी वजह है। प्रकाश, मैं देर तक उस चिट्ठी को देखती रही। कुछ आंसू थे जो भीतर ही भीतर रिस गए। उस चिट्ठी के बाद मैं कई रातों तक सो नहीं पाई। दिन के काम जैसे चलते रहे, माँ को नाश्ता देना, दवाइयाँ समय पर, कपड़े समेटना, रसोई संभालना, लेकिन मेरा मन जैसे हर समय उस आखिरी लाइन में अटका था, तुम्हारा होना ही मेरे जीने की सबसे बड़ी वजह है। कभी लगता ये बस एक टूटे हुए आदमी की भावुकता है, पर फिर लगता ये शब्द सिर्फ दिल से निकले थे, बिन किसी लालच, बिन किसी उम्मीद के। उस दिन दोपहर में जब माँ सो रही थी और बारिश हल्की हल्की गिर रही थी, मैं बरामदे में खड़ी थी। प्रकाश वही पास आकर खड़ा हो गया। चुपचाप, आप कुछ कहना चाहते हैं? मैंने खुद को जबरदस्ती शांत दिखाते हुए पूछा। उसने नहीं देखा मेरी ओर, बस सामने देखने लगा। नहीं, कुछ नहीं कहना। तुमसे बात करना अब डराने लगा है। क्यों? क्योंकि मैं तुम्हारे चेहरे पर वो चीज देखता हूँ जो तुम जाहिर नहीं करती। मैं कुछ पल चुप रही, फिर कहा, कुछ चीजें जाहिर करने से टूट जाती है। वो मुस्कुरा दिया, एक थकी हुई मुस्कान। मैं तुम्हें टूटते नहीं देख सकता, स्नेहा। पहली बार उसने मेरा नाम लिया था, सीधे, बिना किसी भूमिका के। वो एक शब्द जैसे पूरे वातावरण में गूंज गया। उसी शाम माँ की पुरानी अलमारी साफ कर रही थी तो एक फोटो मिला, शादी की तस्वीर। प्रकाश अपनी पहली पत्नी के साथ था। वो तस्वीर बहुत पुरानी थी, लेकिन उनकी आंखों में जो झिझक थी वो आज भी वैसी ही थी। मैं तस्वीर लेकर माँ के पास गई। माँ, ये? माँ ने ध्यान से देखा, फिर धीरे से बोली, हाँ, ये उसी दिन की है जब प्रकाश की शादी हुई थी। बहू बहुत शांत थी और प्रकाश हमेशा अंदर ही अंदर कुछ खोजता रहता था। क्या? मैंने पूछा। शायद वो जो उसे कभी मिला ही नहीं। मैंने तस्वीर को फिर से देखा और पहली बार मुझे एहसास हुआ कि उस तस्वीर में जो खालीपन था, वही खालीपन आज मेरी आंखों में है। रात को बारिश तेज हो गई थी, बिजली गई हुई थी, घर के सभी कमरे अंधेरे में डूबे थे। मैं मोमबत्ती लेकर माँ के कमरे की ओर जा रही थी, तभी देखा प्रकाश बालकनी में खड़ा था, बारिश में भीगता हुआ। आप भीग जाएंगे, मैंने कहा। मैं भीगना चाहता हूँ, शायद इस बारिश से कुछ धुल जाए। क्या? मैंने पूछा। वो एहसास जो हर बार तुम्हें देखकर भीतर उगाता है और जिसे मैं तुम्हारी इज्जत की वजह से कुचल देता हूँ। मैं कुछ नहीं बोली। तुम डरो मत, मैं कुछ नहीं करूँगा। सिर्फ बोलना चाहता था, क्योंकि शायद अब चुप रहना और बड़ा गुनाह है। वो मेरी तरफ मुड़ा। मैं जानता हूँ कि तुम्हारी जिंदगी बहुत कुछ देख चुकी है। मैं तुम्हारा हिस्सा नहीं बनना चाहता, पर अगर कभी तुम्हें लगे कि तुम्हारा दर्द बांटना है तो मैं हूँ, सिर्फ सुनने के लिए, बस एक खामोश हिस्सा बनने के लिए। मैंने धीरे से सिर हिलाया। वो आगे नहीं बढ़ा, वापस अंदर चला गया। उस रात फिर एक चिट्ठी मिली। मैं हर दिन तुम्हारे बिना जी रहा हूँ, पर हर सांस में तुम्हारे होने की दुआ मांगता हूँ। मैं गलत नहीं हूँ और तुम भी नहीं, बस वक्त गलत है। तुम्हारा प्रकाश। मैंने उस चिट्ठी को तकिए के नीचे रखा और पहली बार न रोई न मुस्कराई, बस चुप रही, जैसे कोई मन किसी अनकहे एहसास की ओढ़नी ओढ़कर जिंदगी से थोड़ा और जुड़ गया हो। उस सुबह चाय बनाते हुए मैं पहली बार खुद को आईने में देख रही थी, बिना किसी बहाने के, बिना किसी कारण के। शायद मैं ये जानना चाहती थी कि आखिर वो क्या है जो मुझे बस एक मेड से अलग बनाता है, या शायद जो मुझे प्रकाश की नजरों में इतना खास बनाता है। चाय की भाप में उस चिट्ठी की आखिरी पंक्ति तैर रही थी। वक्त गलत है, हम नहीं। वक्त ही तो था जिसने मुझे उस घर में नौकरी दिलाई, और उसी वक्त ने मुझे एक ऐसे रिश्ते के करीब ला दिया जिसे कोई नाम नहीं दिया जा सकता। शाम को प्रकाश ने अचानक कहा, स्नेहा, थोड़ी देर बाहर टहले क्या?
मैं चौंकी। अब तक हमारी हर बातचीत घर की दीवारों तक सीमित थी। माँ भी चाहेंगी कि तुम थोड़ी खुली हवा में जाओ, उसने हल्के स्वर में जोड़ा। मैंने धीरे से सिर हिला दिया। हम दोनों पास के एक पुराने मंदिर तक पैदल गए। बीच में कुछ खास बात नहीं हुई, लेकिन जब हम मंदिर की सीढ़ियों पर बैठे तो प्रकाश ने पूछा, क्या कभी लगा कि ये सब गलती है? मैंने कुछ पल उसकी आंखों में देखा। गलती नहीं है, बस अधूरा है। वो मुस्कुरा दिया, वही हल्की टूटी मुस्कान। तुम्हें देखकर लगता है जैसे कोई अपने जख्म छुपा रहा हो, बहुत सलीके से मुस्कुराकर। मैं चुप रही, फिर बोली, और आपको देखकर लगता है जैसे आप किसी के जख्म छूना चाहते हैं, लेकिन डरते हैं कि कहीं वो और गहरे न हो जाएं। वो कुछ नहीं बोला। रात को जब मैं माँ की दवाई देने गई, प्रकाश वही बैठा था। माँ सो गई थी, लेकिन उसके हाथ अब भी माँ के पाँव दबा रहे थे। मैंने धीरे से कहा, अब मैं संभाल लूंगी। वो उठने लगा, फिर रुका। स्नेहा, एक बात कहूँ? मैंने बिना जवाब दिए उसकी ओर देखा। कभी कभी लगता है अगर ये दुनिया न होती, रिश्तों के नाम न होते, तो शायद हम बहुत सच्चे होते। मैंने उसके हाथ की ओर देखा, जो अब भी माँ के पैर के पास झुका हुआ था। उस हाथ में कोई लालच नहीं था, बस थकान थी, इंतजार था। मैंने धीमे से उसका हाथ पकड़ लिया। पहली बार उसने कुछ नहीं कहा, मैंने भी नहीं। बस कुछ पल ऐसे बीते जैसे वक्त वही थम गया हो। सुबह सुबह गांव से प्रकाश के बड़े भाई का फोन आया। वो माँ को देखने आना चाहते थे। माँ ने खुशी से कहा, अच्छा है, घर में कुछ रौनक आएगी। पर मुझे लगा जैसे कोई दीवार खड़ी होने वाली है हमारे बीच, जो कभी नाम से नहीं थी, पर अब शायद जरूरत से ज्यादा ऊंची बन जाएगी। प्रकाश ने मुझे देखा, जैसे वो सब कुछ समझ गया हो। अब शायद बातें कम हो जाएंगी, उसने धीमे से कहा, पर एहसास कम नहीं होंगे। मैंने जवाब दिया, एक और चिट्ठी, मगर इस बार मेरी ओर से उसी रात। पहली बार मैंने चिट्ठी लिखी, उस तक पहुंचाने की नहीं, बस उसके लिए कि वो जान सके। प्रकाश जी, मैं जानती हूँ कि हम जिस मोड़ पर हैं, वहाँ से आगे कोई सीधा रास्ता नहीं जाता, लेकिन आपने मुझे एहसास दिलाया कि मैं सिर्फ एक मेड नहीं हूँ। मैं भी कुछ महसूस कर सकती हूँ, और मेरे एहसासों की भी कद्र हो सकती है। अगर कभी आप थक जाएं, तो ये जान लीजिए, मैं यही हूँ, बिल्कुल वही जहाँ आपने पहली बार मेरा नाम लेकर मुझे मेरी पहचान दी थी। स्नेहा, मैंने वो चिट्ठी अपने तकिए के नीचे रखी। उसे देने की हिम्मत नहीं थी, लेकिन एक दिन शायद दे सकूं, क्योंकि कुछ रिश्ते होते हैं जो कहे बिना भी जिंदा रहते हैं। तो दोस्तों, ये कहानी यहीं पर खत्म होती है। उम्मीद है कि आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये कहानी आपको पसंद आती है तो इस वीडियो को एक लाइक और हमारे इस चैनल कहानी स्ट्रीम को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। और हाँ, बेल आइकन को ऑल पर सेट करना मत भूलिएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।